नमस्कार दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं गद्य की लघु विधाएं। इससे पहले हमने गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं के बारे में पढ़ा था और इसको दो श्रेणियों में बांटा था। गद्य की प्रमुख विधाएं जो थी वह थी निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी और उपन्यास। ये बहुत ही लोकप्रिय विधाएं रही हैं। इसके अलावा गद्य की लघु विधाएं, जिन्हें हम गौण विधाएं या प्रकीर्ण विधाएं कहते हैं, हिंदी गद्य ने पुराने रूपों में परिवर्तन कर नए रूपों को अपनाया और इन विधाओं में रिपोर्टाज, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, आलोचना, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत और गद्य काव्य, भेंट वार्ता, डायरी आदि आते हैं और पत्र साहित्य भी इसी में शामिल है। तो इस तरह से ये विधाएं हो गई। इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो सुने तो आपको ये समझिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए 1 अथवा 2 नंबर जरूर मिलेंगे और 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग देखें वीडियो गद्य की लघु विधाओं के बारे में। तो सबसे पहले गद्य की जो लघु विधा है वो शुरू करें। तो इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई सुझाव हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, अच्छी जानकारी लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को शेयर भी करें। तो बात करते हैं अब गद्य की लघु विधाओं के बारे में। और लघु विधाओं में सबसे पहले बात करेंगे रिपोर्टाज के बारे में। गद्य की इस विधा में किसी विषय का आंखों देखा या कानों सुना वर्णन इतने प्रभावशाली ढंग से किया जाता है कि उसकी अमिट छाप हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। रिपोर्टाज में तथ्य वर्णन पर बल दिया जाता है, उसमें कलात्मकता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस विधा का आरंभ शिवदान सिंह चौहान और ने किया था। और शिवदान सिंह चौहान जो हैं, उनकी रिपोर्टाज का जो लेख है वो है लक्ष्मीपुरा, भदंत आनंद कौशल्यायन, देश की मिट्टी बोलती है, शिव सागर मिश्र, वे लड़ेंगे हजारों साल, धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा। और ये युद्ध यात्रा उन्होंने जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, बांग्लादेश बना था, उस समय का है। इसके बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, क्षण बोले कण मुस्कुराए और शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा, ये हैं रिपोर्टाज। इस विधा का आरंभ शिवदान सिंह चौहान की लक्ष्मीपुरा से हुआ और रांगे राघव द्वारा बंगाल के दुर्भिक्ष एवं महामारी के बारे में लिखे गए रिपोर्टाज काफ़ी मार्मिक बने हैं। इनका संकलन तूफानों के बीच नामक रचना में हुआ है। प्रकाश चंद्र गुप्त, उपेंद्र नाथ अस्क, राम नारायण उपाध्याय, अमृत राय, निर्मल वर्मा, विष्णु प्रभाकर, कुबेर नाथ राय, प्रभाकर माचवे रिपोर्टाज के प्रसिद्ध लेखक हैं। भदंत आनंद कौशल्यायन, देश की मिट्टी बोलती है, ये आपको बताया है अभी। और इस विधा के विकास में पत्र पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हंस के समाचार, विचार तथा धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार में जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, विष्णुकांत शास्त्री, उदयन शर्मा और लक्ष्मीकांत वर्मा ने रिपोर्टाज लिखे हैं। अब रिपोर्टाज के बाद आता है दूसरा जो महत्वपूर्ण, वो है गद्य की लघु विधा, वो है संस्मरण। संस्मरण जीवनी लेखन का एक विशेष रूप है। इसमें लेखक अपने जीवन के विशेष प्रसंगों और अनुभवों का उल्लेख करता है। जीवन की मर्म स्पर्शी स्मृतियों के आधार पर प्रभावशाली भाषा का लेखन ही संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है भली भांति याद करना। जीवन में कभी कोई विशिष्ट व्यक्ति, घटना या वस्तु इस प्रकार प्रभाव डालती है हमारे जीवन पर कि हम उन्हें कभी भी भूल नहीं पाते हैं। संस्मरण लिखते समय लेखक अपने बारे में अधिक लिखता है, उसका विशिष्ट स्वरूप, आकृति, आचार, विचार, रंग, रूप, उसका कौशल, उसकी भावना, उसके आसपास के अन्य लोगों पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। इस प्रकार मनोयोगपूर्ण वर्णन ही संस्मरण है। ध्यान रखें इस बात को। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख संस्मरण लेखक कौन हैं। और इसमें शिवरानी देवी, प्रेमचंद के घर में, मतलब प्रेमचंद जी के यहाँ समय जो बिताया, उपेंद्र नाथ अस्क का मंटो मेरा दुश्मन मंटो, महादेवी वर्मा पथ के साथी, सेठ गोविंद दास स्मृति करण। तो इस तरह से है। संस्मरण लेखन में श्री पदम सिंह शर्मा ने साहित्यकारों और रसिकों के लिए आकर्षक और रोचक संस्मरण लिखकर अपना स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण किया। आपको बताओ, महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं भी संस्मरण ही हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी, नगेंद्र यशपाल, श्री नारायण चतुर्वेदी आदि अनेक लेखकों ने भी संस्मरण लिखे हैं। इसके बाद संस्मरण जो है ना,
वाकई में एक याद रखने वाली गद्य की लघु विधा है। अब हम बात करते हैं जीवनी। जीवनी से ही समझ जाते हैं, किसी के जीवन वृत्त के बारे में जब बात की जाए तो उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी में लेखक इतिहासकार की तरह पूरी सच्चाई से किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं के बारे में लिख डालता है। वह व्यक्ति विशेष के जीवन का परिचय इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसके जीवन के सभी अच्छे बुरे पहलू सामने आ जाएं किसी तरह, और जीवन पढ़ते पढ़ते हम उस व्यक्ति से अपनापन अनुभव करने लगें। जीवनी पढ़ते समय जीवनी लेखन में लेखक तटस्थ रहकर लिखता है। वह अपने विचार और प्रतिक्रियाएं नहीं दर्शाता, उसके जीवन के उन तथ्यों पर विशेष ध्यान देता है जिससे हमें कुछ प्रेरणा प्राप्त हो सके। जीवनी का वास्तव में उद्देश्य भी यही होता है, उसके जीवन की उस घटना से हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। साहित्यिक विधा के रूप में जीवनी लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से हो गई थी, और जीवनी का प्रमाणिक होना बहुत ज़रूरी है। इस युग में प्राचीन संतों, महापुरुषों, कवियों, साहित्यकारों की जीवनियाँ भी लिखी गई। बाद में राष्ट्रीय महापुरुषों और नेताओं की जीवनियाँ लिखी गईं, और जिनमें आपको कुछ जीवनियों के बारे में बता देता हूँ। जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने गांधी जी के जीवन के बारे में जीवनी लिखी, श्री गांधी। रामचंद्र वर्मा जी ने महात्मा गांधी। स्वामी सत्यानंद ने दयानंद प्रकाश दयानंद सरस्वती जी के ऊपर लिखा। बाबू अमृत राय जो प्रेमचंद जी के सुपुत्र थे, उन्होंने कलम के सिपाही प्रेमचंद जी के लिए लिखा। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा शरदचंद्र जी के लिए लिखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने गांधी जी के लिए लिखा, चंपारण में महात्मा गांधी। इस तरह से ये जीवनी के बारे में बात हो गई। एक बार देख लें महत्वपूर्ण जीवनियाँ। गणेश शंकर विद्यार्थी की श्री गांधी, रामचंद्र वर्मा की महात्मा गांधी, स्वामी सत्यानंद जी की दयानंद प्रकाश, बाबू अमृत राय की कलम के सिपाही, और विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, और राजेंद्र प्रसाद जी की चंपारण में गांधी। अब जीवनी से मिलता जुलता ही मामला है ये बिल्कुल। जीवनी में किसी दूसरे के बारे में और आत्मकथा में स्वयं के बारे में। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। वह पूरी निष्पक्षता और सच्चाई से अपने जीवन में घटित प्रत्येक घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर प्रस्तुत करता है। वह अपनी कहानी कहता है, तब उसके जीवन में आने वाले हर पहलू का वह चित्रण भी करता है। अपने जीवन पर जिन व्यक्तियों, पुस्तकों की छाप है जिससे उसे प्रेरणा मिली, यह सब वह लिखता है। जब वह अपनी आत्मकथा लिखता है तो उस समय उसके जीवन काल में जो भी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं उसके भी दर्शन होते हैं। तो इस तरह से ये जीवनी जो आत्मकथा है ना, काफ़ी हद तक जीवनी से मिलती जुलती है, लेकिन ये लेखक के स्वयं के बारे में होती है। इसमें प्रमुख जो आत्मकथाएं हैं, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, जवाहरलाल नेहरू जी की मेरी कहानी है, राजेंद्र प्रसाद जी की मेरी आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके कई भाग आए, बाबू गुलाब राय जी की मेरी असफलताएं हैं। तो इसमें बहुत सारी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी थी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, गुलाब राय, यशपाल जी ने भी आत्मकथाएँ विभिन्न रूपों में लिखी। चतुर्सेन शास्त्री और सेठ गोविंद दास ने भी अपनी आत्मकथा लिखी। और आपको पता हो हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, बड़ी प्रसिद्ध हुई। तो साथियों, ये थी आत्मकथाएं और उनके लेखकों के नाम। ये याद रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे आलोचना। आलोचना या समालोचना, समीक्षा भी कहते हैं। तो आलोचना साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से ही प्रारंभ हुआ है, और इसकी जो परिभाषा है, अगर हम इसे आलोचना को परिभाषित करें, आलोचना किसी भी साहित्य कृति या रचना को भली बात पढ़कर उसका सही मायने में मूल्यांकन करना है, उसका वैल्यूएशन करना है कि वो किस स्तर की है और उसमें क्या क्या है। यदि साहित्य जीवन की व्याख्या है तो आलोचना उस व्याख्या की परिभाषा है, और ये व्याख्या की व्याख्या है मतलब। और आलोचना किसी भी रचना का सही मूल्यांकन करके पाठकों तक उसकी विशेषता और गहराई प्रस्तुत कर उस कृति को पढ़ने के लिए प्रेरणा देना है। वास्तव में आलोचना शब्द तो ऐसा लगता है जैसे बुराई की जा रही हो, लेकिन बुराई नहीं है, इसमें अच्छाई बुराई है, दोनों के बारे में है। तो भारतेंदु युग में वास्तविक समीक्षा का विकास नहीं हो पाया था, प्रारंभ अवश्य हो गया था। पत्र पत्रिकाओं में समीक्षात्मक निबंधों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, और आलोचना की दृष्टि से द्विवेदी युग महत्वपूर्ण है। स्वयं द्विवेदी जी ने आलोचना लिखी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। इनमें भाषा के शुद्ध रूप और विचारों को अभिव्यक्त रूप से अभिव्यक्त करने की प्रेरणा दी। इसके अलावा जो आलोचनाएं हैं प्रमुख, वो बाबू श्याम सुंदर दास की साहित्य लोचन, भाषा रहस्य,
रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और रश्मिमांसा आपने लिखी, मतलब रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत प्रसिद्ध हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी बहुत बड़े आलोचक हुए हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इनका ही सृजन है। डॉक्टर नगेंद्र, भारतीय साहित्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखे हैं। इसके अतिरिक्त रामचंद्र शुक्ल जी के अलावा जो है ना, बाबू गुलाब राय, नंदुलारे वाजपेयी इत्यादि भी समीक्षक हुए हैं। तो एक बार फिर से देख लें, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी आदि बड़े बड़े समीक्षाकार हुए हैं, समालोचक हुए हैं। इनके बारे में पूछा जाता है बहुत सारा। अब है रेखा चित्र किसे कहते हैं। रेखा चित्र, इसे अंग्रेजी के इसके शब्द का ये साइनोनिम्स है, पर्याय है। चित्रकार जिस प्रकार अपनी तुलिका से चित्र बनाता है, उसी प्रकार लेखक अपने शब्दों के रंगों के द्वारा ऐसे चित्र उपस्थित करता है जिससे वर्णन योग्य वस्तु की आकृति का चित्र हमारी आंखों के सामने घूमने लगे। चित्रकार की सफलता उसके रेखांकन तथा रंगों के तालमेल पर निर्भर करती है, जबकि रेखा चित्र के लेखक की उसके शब्दों को गूंथने की कला पर। रेखा चित्र का लेखक अपने शब्दों में ऐसा चित्र बनाता है जो हमारे मानस पटल पर उभर कर मूर्त रूप धारण कर लेता है। इस विधा के प्रमुख लेखक श्री राम शर्मा हैं। स्मृति उनकी अच्छी एक तरह से रेखा चित्र है। बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, राम वृक्ष मुनिपुरी हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, महादेवी वर्मा, बहुत से लेखकों ने रेखा चित्र जो विधा है उसे अपनाया है। और अब हम बात करेंगे कौन कौन से प्रमुख रेखा चित्रकार हैं और उनकी रचनाएं कौन सी हैं। कुछ पर जो महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा कर लेते हैं। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, इनका है हमारे आराध्य और सेतुबंध। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है जो रेखा चित्र, वह है हमारे आराध्य और सेतुबंध। श्री राम शर्मा का जंगल के जीव और बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव और बोलती प्रतिभा, ये जो रेखा चित्र हैं वो श्री राम शर्मा जी ने लिखे हैं। महादेवी वर्मा जी के अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, महादेवी जी ने जो रेखा चित्र लिखे हैं उनमें है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखे हैं माटी की मूर्ति और गेहूं और गुलाब। राम वृक्ष बेनीपुरी के माटी की मूर्ति और गेहूं और गुलाब। इस तरह से रेखा चित्र के बारे में हम जान सकते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं तो परिभाषित भी कर सकते हैं। अब आता है यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्त भी कहते हैं। यह साहित्य की एक रोचक और बहुत ही मनोरंजक विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का बहुत सरस और सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों पर नहीं जा पाते हैं तो उनका मानसिक आनंद उठा सकें और घर बैठे ही उन स्थलों के प्राकृतिक दृश्यों, वहाँ के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सकें। इस विधा का यह लक्ष्य है कि लेखक अपनी यात्रा में प्राप्त हुए आनंद तथा ज्ञान को पाठकों तक पहुँचा सके। यह विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक तथा मनोरंजक होती है। इसकी सफलता लेखक के स्वयं स्वरूप निरीक्षण तथा उसकी वर्णन शैली के सौष्ठव एवं सौंदर्य पर निर्भर करती है। इसमें लेखक अपनी यात्रा के बारे में वर्णन करता है और जो लेखक हैं बहुत सारे जिन्होंने इस यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा है तो उनके बारे में बता दूं कि शुरुआत जो है भारतेंदु युग से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक यात्रा वृत्तांत लिखा था, सरयू पार की यात्रा, भारतेंदु जी के समय में। और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा था, वो जापान गए थे तो उस पर लिख दिया उन्होंने हमारी जापान यात्रा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ यात्रा वृत्तांत के। वास्तव में ये प्रतिनिधि लेखक हैं, इस विधा को इन्होंने बहुत पुष्ट किया और ये नाम है राहुल संकृत्यायन जी का। मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत यात्रा, यूरोप यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र और रूस के 25 मास मतलब महीने, रूस में 25 महीने ये रहे। तो इनके बारे में कहा जाता है ये वास्तव में उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र ही लिख दिया, बहुत भ्रमण किया, बहुत घूमे। ये यशपाल जी का है राह बीते और डॉक्टर नगेंद्र की जो रचना है अप्रवासी की यात्राएं, यात्रा वृत्तांत की। तो मैं एक बार और बता दूं कि यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन कौन से हैं जो प्रमुख हैं जिनको मैंने यहाँ पर वर्णित किया है। वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र सरयू पार की यात्रा, कन्हैया लाल मिश्र जी की हमारी जापान यात्रा, राहुल संकृत्यायन जी की मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत यात्रा, यूरोप यात्रा, यशपाल जी राह बीते और डॉक्टर नगेंद्र अप्रवासी की यात्राएं। तो इस तरह ये यात्रा वृत्तांत क्या होता है
और इसके क्या लाभ हैं, क्या उद्देश्य हैं और कौन कौन से यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। अब हम बात करने वाले हैं गद्य काव्य। गद्य काव्य, इसमें क्या है, गद्य और काव्य के बीच की विधा है ये, इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। इसका गद्य भी सामान्य गद्य से अधिक सरस होता है, भावात्मक और अलंकृत और संवेदनात्मक और संगीतात्मक होता है। मतलब इसमें लय तुक भी होती है, सरसता भी होती है। इसमें लेखक अपने हृदय की संवेदना की अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है कि पाठक उसे पढ़कर रसमय हो जाता है। मतलब लगता लिखा हुआ गद्य में होता है लेकिन आनंद कविता की तरह आता है। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की अपेक्षा भावों की सरस अभिव्यक्ति की ओर लेखक का अधिक ध्यान रहता है। और इसमें जो है ना, इसके प्रणेता माने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने गीतांजलि को लिखा। तो गद्य काव्य और उनके रचनाकारों में पहला नाम यदि हम लें तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। इसके बाद राय कृष्णदास जी, जिनकी सपना और प्रलाप, चतुरसेन शास्त्री जी की मरी खाल की हाय और जयशंकर प्रसाद जी का करुणालय, इस श्रेणी के गद्य काव्य हैं जिन्हें याद किया जा सकता है और इनके बारे में परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। ये निबंध की अपेक्षा जो है संक्षिप्त और वैयक्तिक और सरल होती हैं। इसका ध्येय प्राय निश्चित होता है और इसमें केवल केंद्रीय भाव की प्रधानता होती है गद्य काव्य में। और इसकी शैली प्राय चमत्कारपूर्ण और कवित्वपूर्ण होती है एवं विचारों का समावेश भी भावों के ही रूप में होता है। गद्य काव्य के लेखकों में इन जो मैंने नाम बताए उनके अलावा कुछ और भी नाम हैं, वियोगी हरि हैं, रामबख्श बेनीपुरी हैं, इस तरह से अन्य लेखक भी हैं जिन्होंने गद्य काव्य को बड़ा पुष्ट किया। अब आता है भेंट वार्ता, जिसे इंटरव्यू भी कहते हैं। भेंट वार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। मतलब किसी व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ये जो पूछने वाला और जो दोनों के बीच बातचीत है उसे भेंट वार्ता कहते हैं। सामान्य रूप से जो कहें आज के समय भेंट वार्ता के पर्याय के रूप में जो शब्द प्रचलन में है वह शब्द है इंटरव्यू। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भेंट वार्ता है इसके प्रमुख लेखकों में पदम सिंह शर्मा जी हैं। पदम सिंह शर्मा जिन्हें कमलेश के नाम से जानते हैं। और इसके बाद रणबीर रांगा हैं, राजेंद्र यादव जी हैं, लक्ष्मी चंद जैन जी हैं। ये प्रमुख भेंट वार्ताकार हुए हिंदी साहित्य में। इसमें पदम सिंह शर्मा जी ने जो भेंट वार्ता लिखी उनकी वास्तविक हैं, रणबीर रंगा की भी वास्तविक भेंट वार्ता हैं, जबकि राजेंद्र यादव और लक्ष्मी चंद जैन जी इन्होंने काल्पनिक भेंट वार्ताएँ लिखी हैं। तो ये थे काल्पनिक भेंट वार्ता और वास्तविक भेंट वार्ता के लेखकों के नाम। अब आता है डायरी लेखन। क्या है डायरी लेखन? हमारे यहाँ समाज में भी बहुत सारे लोग जो बस्ती में रहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी डायरी का प्रयोग करते हैं, डायरी लेखन, और डेली डायरी लिखते हैं, नियमित डायरी लिखते हैं। तो अपने जीवन के दैनिक प्रसंगों को या किसी प्रसंग विशेष को डायरी के रूप में लिखा जाता है और इनमें जीवन की वास्तविक घटनाओं का वर्णन संक्षेप में आदमी लिख लेता है, व्यक्ति लिख लेता है। व्यंजना, व्यंग और वर्णन डायरी की विशेषता है। और हिंदी में डायरी विधा में लेखन का आरंभ करने का श्रेय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी को है। उन्होंने डायरी लिखी थी जो काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, मेरी कॉलेज डायरी। मेरी कॉलेज डायरी उनकी रचना है। इस विधा में रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, इलाचंद जोशी, सुंदरलाल त्रिपाठी और मोहन राकेश जी का नाम सामने आता है। ये लोग महत्वपूर्ण डायरी लेखक हैं, लेकिन वास्तव में इसकी के प्रणेता जो हैं वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है और उनकी जो डायरी है मेरी कॉलेज की डायरी वो बड़ी प्रसिद्ध रचना रही है। अब हम गद्य की जो प्रकीर्ण विधा है, गौड़ विधा है, वह है पत्र साहित्य। पत्र साहित्य नाम से ही समझ सकते हैं। पत्र साहित्य भी गद्य की एक सशक्त विधा है और उर्दू में गुब्बारे खातिर आज़ाद का पत्र संग्रह, चंद्रशेखर आज़ाद का पत्र संग्रह, और रूसी भाषा में टॉलस्टॉय की डायरी। टॉलस्टॉय एक बड़े दार्शनिक स्थायी साहित्य की निधि है, यद्यपि वो हिंदी की नहीं है, लेकिन यहाँ पर बता दिया कि रूसी भाषा में टॉलस्टॉय की डायरी बहुत प्रसिद्ध हुई है और ये पत्र साहित्य और डायरी के बीच की कड़ी भी है इनकी जो रचना है, लेकिन हमने इसे पत्र साहित्य में उल्लेखित कर दिया है। पत्र के द्वारा आत्म प्रदर्शन, विचारों की अभिव्यक्ति को अच्छी दिशा प्राप्त होती है।
हिंदी में द्विवेदी जी की पत्रावली, द्विवेदी युग के साहित्यकारों के पत्र, पिता के पत्र पुत्री के नाम आदि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। ये रचना जो पिता का पत्र पुत्री के नाम है, ये दरअसल स्वतंत्रता संग्राम के समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे तो उन्होंने अपनी पुत्री को लिखा था, इंदिरा गांधी को, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जी को, जो भारत की बाद में प्रधानमंत्री बनी। नेहरू जी तो रहे ही हैं। तो ये जो रचनाएं हैं बड़ी प्रसिद्ध हुई पत्र साहित्य के अंतर्गत। पत्र साहित्य के जो प्रमुख पत्र लेखक हैं उनके नाम हैं, इस विधा के प्रवर्तन में बैजनाथ सिंह, विनोद, बनारसी दास चतुर्वेदी जी, जवाहरलाल नेहरू आदि प्रमुख हैं। तो ये है पत्र साहित्य की जानकारी पत्र साहित्य के बारे में। और यदि इस चैनल पर बहुत सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।